नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे, जहां हम इस पूरे हफ्ते, आज जब कारोबारी सत्र की शुरुआत हो रही है, आज सोमवार है, बीते शनिवार को बजट की अनाउंसमेंट हुई है और कई अहम सेक्टर्स पर महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं। तो ये पूरा जो सीरीज रहेगा वो बजट पर फोकस रहेगा, क्योंकि बजट 2025 में ग्रामीण, युवाओं, छोटे किसानों पर फोकस करते हुए इस बजट को पेश किया गया। बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने, समग्र विकास करने के साथ साथ निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और घरेलू संवेदनाओं यानी कि घरेलू फ्रंट पर कंजप्शन को मजबूत करने के लिहाज से मध्यम वर्ग के खर्च करने की क्षमता को भी बढ़ाने की कोशिशें की गई। अब ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ग्रामीण संपन्नता और रिजिलियंस कार्यक्रम का प्रावधान है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जो बजट है उसे लेकर कई सारी घोषणाएं की गई हैं। मखाना उत्पादन से लेकर इसके फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की बात हो, या फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कैंसर से जुड़े हुए डे केयर सेंटर की स्थापना को लेकर गिग वर्कर्स को भी अब इंक्लूड किया जाएगा आंगनवाड़ी में। इन तमाम बातों पर करेंगे मंथन, लेकिन उससे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस पर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी जुटाएगी। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत गठित समिति केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि हो सकते हैं शामिल। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक 5 फरवरी से होगी शुरू। 7 फरवरी को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे नतीजों का ऐलान। ब्याज दरों में कटौती की संभावना। रजिस्टर्ड बाजार मध्यस्थों के लिए सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की तैयारी में। मार्केट रेगुलेटर्स से भी नई प्रणाली के जरिए निवेशकों को होगी सहूलियत। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 687 अंकों की गिरावट के साथ 76,800 के पार। निफ्टी 215 अंकों गिरकर 23,267 पर कर रहा है कारोबार। इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो आरबीआई की जो बैठक होनी है 5 फरवरी को, जब ये शुरू होगी, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में बस 1 महीना बाकी है। तो क्या जो गवर्नर साहब हैं वो हमें एक रेट कट देंगे या नहीं, ये देखना होगा। बजट के बाद पहली आरबीआई पॉलिसी। तो बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे रूरल इकोनॉमी को लेकर और साथ ही साथ हेल्थ। दोनों ही सोशल सेक्टर के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। शुरुआत करते हैं ग्रामीण भारत से। कहते हैं ना कि आधा भारत गाँव में बसता है, और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गरीबी मुक्त भारत कौशल विकास में 100% समावेशन, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं को 70% भागीदारी के साथ साथ किसानों को आप देखिए कितना मजबूत बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा यहाँ पर की गई है। हम कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आपके साथ इस वीडियो वॉल से साझा करेंगे, बेहतर तरीके से आप समझाने के लिए आपको। तो मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे? ग्रामीण समृद्धि और सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है, इसकी घोषणा कर दी गई है, कैसे इसको आगे लेकर जाया जाएगा। अब बजट 2025-26 में मेन होता है कि भाई पैसा कितना आवंटित किया गया। 1.88 लाख करोड़ रुपए का आवंटन पूरी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पिछले साल के अगर हम देखें तो उसके मुकाबले 5.75% ज्यादा है। और इस बजट को ग्रामीण विकास का रोड मैप माना जा रहा है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए, पिछले साल से 58% ज्यादा आवंटन है, क्योंकि गांव को जब आप शहर से जोड़ेंगे तभी तो आप आर्थिक प्रगति की बात करेंगे। आजीविका मिशन की अगर बात की जाए ग्रामीण से जुड़ी हुई, तो 19,000 करोड़ रुपए पिछले साल से इसमें देखा जाए तो 26% का ज्यादा आवंटन किया गया है कि आप अपना निर्वहन करने के लिए जो पैसा सरकार ने आपके हाथ दिया। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। और मनरेगा को कैसे आगे लेकर जाया जाएगा आर्थिक विकास के लिहाज से, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवास योजना, आपका घर आपके पास है, आपकी सर पर छत है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत सिक्योर्ड महसूस करते हैं। उसके लिए भी 54,832 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है।
ये आवंटन हम आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि पैसा जो दिया जाता है वो कहाँ खर्च होता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,652 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो ये सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करेगा। हम बात करते हैं ग्रामीणों को। अब ये क्रेडिट स्कोर जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम लोन लेते हैं, आप लोन लेते हैं तो आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है, और ये जो क्रेडिट स्कोर है ना, ये दिखाता है कि भाई आप कितना ज़्यादा लोन ले सकते हैं। और ये क्रेडिट स्कोर वेरी गुड, बैड, वेरी बैड उस लिहाज से आंका जाता है कि आपने कितना लोन वापस किया है। ये क्रेडिट स्कोर आप किसानों को मदद करेगा लोन लेने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर के बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण जरूरतों के लिए विकसित करेंगे एक फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क एक मजबूत इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिला उद्योग हैं, उनको व्यक्तिगत ऋण लेने में मदद मिलेगी, सुविधा मिलेगी। भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात करते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करना जरूरी है। ग्रामीण संपन्नता और रिजिलियंस कार्यक्रम से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अब इसके प्रमुख 4 बिंदु हैं, उन पर बात करते हैं। क्योंकि राज्यों के साथ कोऑपरेशन जब हम करेंगे तो पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अब वो करेगा क्या? ग्रामीण महिलाएं, युवा किसानों और भूमिहीन लोगों को फायदा होगा। वो जो पलायन की समस्या से गांव जूझ रहे हैं, ये उसे खत्म करने के लिए बड़ा प्रावधान है। खेती पर आश्रित जो ग्रामीण हैं, उनको रोजगार जो है वो मिलेगा कि भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि 70% आज भी आबादी खेतों से जुड़ी हुई है। उन्नत अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कौशल विकास, यानी जो वो प्रशिक्षण है उसको मजबूत किया जाएगा। खेती के लिहाज से हम वोकेशनल कोर्सेज में कौशल प्रशिक्षण की बात करते हैं, लेकिन खेती में कैसे आपको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उसलिए ये जो रिजिलियंस प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अवसर कैसे समान रूप से आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाने में मददगार साबित होंगे। तो उन्नत अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कौशल विकास बल पर जोर दिया जाएगा, यानी कैसे जो तमाम आपके खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रशिक्षित होने के साथ साथ नए अवसरों का लाभ उठाते हुए। क्योंकि भाई, जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने साफ तौर पर कहा कि कृषि जो है दैट इज द फ्यूचर सेक्टर। फ्यूचर सेक्टर कैसे होगा? वो तभी होगा जब ग्रामीण विकास को हम टेक्नोलॉजी से साथ जोड़ते हुए उसे आगे लेकर जाएंगे। तो लबोलुबाब इस वीडियो वॉल के जरिए यही समझाने की कोशिश कि किस तरह से आवंटन हुआ और जो बातें कही गई उनका असल में उद्देश्य क्या है। लेकिन इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए मेरे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एस.एन. त्रिपाठी साहब, महानिदेशक IIPA और पूर्व सचिव भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिपाठी जी इस खास शो पर जुड़ने के लिए, और शुक्रिया अपना कीमती समय DD न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। सर, पहला सवाल यही है, हम लगातार कहते हैं कि भाई गाँव में भारत बसता है, और ग्रामीण विकास के रोड मैप के लिहाज से आप इस बजट को ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो तमाम आवंटन किए गए हैं कितना युगांतकारी मानते हैं? देखिए, जैसे अभी आपने वीडियो में बताया कि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमें विकसित भारत के निर्माण की एक तड़प दिख रही है, अभी एक योजना नहीं रही जी। इसमें एक तड़पन है, एक शीघ्रता है, एक समय की आवश्यकता है। और दूसरा, इसमें विश्वास की महक भी है कि अगर हम गाँव का विकास करेंगे तो अर्बनाइजेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी असर पड़ेगा। और दूसरा, जो विकास की ललक जिसको बोल सकते हैं कि ग्रामीण का विकास होने पर ही भारत का विकास होगा। आपने कहा कृषि हमारा प्राइमरी सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर है। जब हम आखेटक से कृषक बने और कृषक से हम रोजगार बनने के लिए उद्योगपति बने, आज सेवा क्षेत्र हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषि का विकास, कृषकों का विकास, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं युवा, ग्रामीण युवा और नारी, ये सबको मिला के जो विकास की बात चल रही है, उसमें हमने विकास को एक नई दिशा देने की कोशिश की है इस बजट ने। और उसके जो पॉइंटर्स, जैसा आपने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को बढ़ावा देना, आजीविका मिशन को बढ़ावा देना, ग्रामीण सड़क योजना को बढ़ावा देना और अंत्योदय के प्रिंसिपल को लेके आगे बढ़ना। कारण अंत्योदय से ही सर्वोदय होता है, सर्वोदय से ही समग्र भारत का और विकसित भारत के निर्माण की जो ललक है या जो तड़प है वो दिखेगी। उसके लिए वित्त चाहिए, वित्त की संपूर्ण व्यवस्था है, उसके लिए नियोजन चाहिए, योजना चाहिए, ताकि ग्रामीण स्तर से पंचायत स्तर से विकास की चाबीकाठी हो। और आपने सही कहा कि ग्रामीण विकास
बिना राज्यों के सहयोग के संभव नहीं है। जी। इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात है, और राज्य सरकार को लेकर भारत सरकार अगर सही समय में सही दिशा में काम करती है जी। तो हम ग्रामीण विकास को जी। न केवल गति दे सकते हैं बल्कि इसको प्रगति जो होगी वो दिखने लायक होगी। कारण यही विकास की तरफ है, यही विकास विकसित भारत को आगे बढ़ाने और में यही ललक आपको जुझारूपन की तरफ लेके जाएगी। त्रिपाठी साहब, खास तौर पर जो ग्रामीण संपन्नता और रेजिलियंस का कार्यक्रम है, इसमें जिन 4 स्तंभों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें युवा किसान हैं, महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है आपको ये रेजिलियंस जो प्रोग्राम है, क्योंकि इसके साथ हम तकनीक को भी जोड़ रहे हैं और गांव का तकनीक के साथ एक लीथल कॉम्बिनेशन है जब हम आर्थिक प्रगति की बात करते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू मुझे जो लग रहा है जो महिलाओं का सशक्तिकरण है। जी। हमने आधी आबादी को बोझ मान लिया था। आज वही आधी आबादी हमारे भारत के विकास की नई इतिहास गाथा लिख रही, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो विमान उड़ाकर, या सेवा के क्षेत्र में हो विभिन्न कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव होकर, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो हमने महिलाओं को इकट्ठा करके उनके हाथ में रोजगार दे के, उनके हाथ में कौशल दे के, और उनको मुद्रा लोन और अन्य तरीकों से जोड़कर, अभी अपने ग्रामीण रेटिंग की बात करी जिससे कि नाबार्ड और बहुत सारे योजनाओं का उनको लाभ मिलेगा। लखपति दीदी की बात है, द्रोण दीदी की बात है। तो हमने महिला केंद्रित विकास की जो बात करी है उसका फायदा मिल रहा है। कारण आधी आबादी अगर विकास में शामिल होती है तो हमारी दुगनी गति अपने आप हो जाती है। तो ये जो क्रेडिट स्कोर है, हाँ। क्योंकि नहीं, हम लोन लेने जाते हैं, हमारा भी क्रेडिट स्कोर मॉनिटर होता है। किसानों के लिए जो क्रेडिट स्कोर की जो ये प्रावधान किया गया है, ये किस तरह से लाभकारी होगा? हम चाहते हैं, क्योंकि बजट के पॉइंटर्स को हम पोस्ट बजट जो एनालाइजेशन कर रहे हैं उसमें ये पहुंचना छोटे सीमांत किसानों के लिए ज़रूरी है। देखिए, एक माहौल बना है कि किसानों का ऋण या जो ऋण जो है माफ़ किया जाए, वही एक सबसे समझदारी वाला कदम है। जबकि अगर क्रेडिट स्कोर की बात ली जाए तो आप लोन लें, लोन का सदुपयोग करें, लोन को लौटाएं और अगले बार बड़े लोन के लिए आप हकदार बने। ये जो क्रेडिट स्कोरिंग, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट बिहेवियर। अगर क्रेडिट बिहेवियर इम्प्रूव होता है, जैसा कि स्वनिधि स्कीम में देखा गया है कि लोगों के क्रेडिट बिहेवियर को इम्प्रूव करके हमने उन्हें और अधिक क्रेडिट देने की व्यवस्था करी है। तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, खासतौर से स्वयं सहायता समूहों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। कारण जो बैंक लोन देते हैं, किसी का पैसा ही तो दे रहे हैं ना, बैंक का अपना पैसा थोड़ी होता है। लेकिन अगर हम पैसे लेके उसको हम 2 पैसे को और आगे बढ़ाएं और अपना समझदारी के साथ उसका सदुपयोग करें तो हमारी क्रेडिट स्कोरिंग भी बढ़ेगी और हमारे लोन लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। और वन नेशन वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो बहुत विभिन्न प्रकार के जो मार्केटिंग के एवेन्यूज़ मिल रहे हैं उसका भी फ़ायदा हम ले सकेंगे। कारण सरकार खुद ही ब्रांडिंग कर रही है वन नेशन वन प्रोडक्ट की। तो इसमें स्वयं सहायता समूहों को, जैसे आपने श्रीअन्न के क्षेत्र में देखा होगा, बहुत सारे एरियाज़ में हमने देखा है कि स्वयं सहायता समूहों ने एक क्रांति लाई है विकास की। उसी विकास की क्रांति को और बल देगा क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम। जी जी। एक चीज़ और यहाँ समझनी बेहद आवश्यक है कि कैसे जब हम इन ग्रामीण महिलाओं के उद्यम विकास की बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी, इसमें मेंटरशिप और जो छोटी नोडल एजेंसीज़ हैं उनका रोल कितना अहम हो जाता है? क्योंकि देखिए, यहाँ से आपका पैसा राज्यों के पास गया, राज्यों को वो आगे आवंटन देना है अलग अलग स्कीम्स के लिए। इसमें नोडल ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पर किस तरह से काम करते हैं ताकि इन तमाम स्कीम्स को सशक्त तौर पर आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, हम ग्रामीण विकास को समग्रता में लेना चाहिए। केवल एक एस्पेक्ट नहीं है कि हमने महिलाओं को स्वयं समूह में लगा दिया और वो दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। हम आंगनबाड़ी से लेकर, पोषण से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्कूलों में गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन से लेकर, ड्रॉप आउट रोकने से लेकर, आपने सशक्तिकरण की बात करी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के विकास के समग्र को लेकर देखेंगे तब लगेगा कि उसमें एसएचजी मूवमेंट जो है उसका कैटलिस्ट रोल है। जैसा आपने बताया कि अगर हम क्रेडिट को हम दें खाली और स्किल नहीं बढ़ाएं, क्रेडिट और स्किल दोनों दें, बाजार नहीं उपलब्ध कराएं, तो सरकार, समाज, बाजार जब तीनों एक पहलू पर काम करते हैं तो ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास हो, दोनों त्वरित गति से होता है। आज की स्थिति हम ये कह सकते हैं, बजट में सारे इतने पॉइंटर्स हैं कि हम सरकार को भी जनोन्मुखी बना रहे हैं, बाजार को भी ग्रामीण और आर्थिक व्यवस्था से जोड़ रहे हैं और समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करके
महिलाओं को आगे बढ़ाकर हम महिला केंद्रित विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं के द्वारा महिला विमेन लेड डेवलपमेंट की बात चल रही है। ये बात प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं। और एक चीज़ वो जिस पर हमेशा जोर देते हैं, जिसका नाम है स्किलिंग। तो जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये किस तरह से गेम चेंजर साबित होने वाले हैं कि भाई अगर तमाम जो पात्र ग्रामीण हैं, जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें कौशल विकास से अगर जोड़ा जा रहा है, यानी कि आप प्रशिक्षित हैं और ये प्रशिक्षण आपकी खेती और आपसे उसके जो एलाइड सेक्टर्स हैं उसमें भी निकलकर सामने आएगा, तो ये इंस्टीट्यूट्स कैसे हेल्पफुल साबित होने वाले हैं? आरसीटी जो है बैंक द्वारा प्रायोजित हैं। बैंक को लोन देना है, अगर लोन देने के पहले जो ऋण ग्रहीता है उसके अंदर पर्याप्त कौशल हो, पर्याप्त मार्केट का ज्ञान हो, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा उसको कैसे एफिशिएंट बना सकता है, कैसे उसमें से ज़्यादा रोजगार क्षम बना सकता है ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो उसको स्केल करने में आसानी रहेगी। मान लीजिए हमारे पास एक गाय है, हम 10 लीटर दूध लेते हैं, अगर हम उसी समय में हम 2 गाय या 3 गाय या 10 गाय का व्यवसाय करें तो हम समय तो उतना ही जा रहा है लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, हमारा इनकम भी बढ़ रहा है। तो अगर स्किल रहती है तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, स्किल ओरिएंटेड है या मार्केट ओरिएंटेड है या टैलेंट ओरिएंटेड है या लेबर ओरिएंटेड है, उसमें भी स्किल बहुत बड़ा रोल करता है। कारण स्किल और क्रेडिट एजुकेशन के अलावा ये 3 ही तरीके हैं जिसके हम बहुत व्यापक स्तर पर विकास की गाड़ी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और, क्योंकि हम जब आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं उसे प्रतिबिंब माना जाता है बजट के लिए, उसमें भी बहुत अहम बात चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब ने कही, वो ये था कि भाई डोमेस्टिक फ्रंट पर खपत बढ़ाने की ज़रूरत है, और रूरल इकोनॉमी का अपटिक यहीं से नज़र आता है कि जब वो खर्च करता है, परचेजिंग पावर बढ़ता है, तो बेहतर मार्केटिंग और निजी क्षेत्र की जो सहभागिता है या भागीदारी है वो कैसे इसे और उन्नत बनाएगी, जो तमाम प्रावधान अब कर दिए गए हैं बजट में उसके बाद से। देखिए, जैसा आपने पहले मैंने बताया कि बाजार उपभोक्ता को देखता है, और वो उपभोक्ता जिसके पास पैसे हो, जो खरीदार हो, बाजार गैर खरीदारों को कोई महत्व नहीं देता है, लेकिन सरकार और समाज के लिए जनता चाहे खरीदार हो या ना हो, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र हमने तीनों स्तर पर काम किया है कि जो उपभोक्ता उसके हाथ में पैसे हों, चाहे इनकम टैक्स रिलेटेड हो, चाहे टैक्सेशन रिलेटेड हो, चाहे जीएसटी रेशनलाइजेशन हो, इस तरह से करके हमने कोशिश की है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हमने उस पर हमने आक्रमण किया है कि ताकि लोगों के पास घर हो, घर के अंदर चूल्हा हो, जल हो, नल से जल हो, ताकि उनका खर्चा बच सके। और जैसे बोलते हैं ना, कमाई भी हो, दवाई भी हो और पढ़ाई भी हो, तभी तो ग्रामीणों का विकास होगा। और तीनों दिशा में सरकार ने अहरह प्रयास किया, और उसी दिशा में ये बजट भी आपको गति देता है। और इकोनॉमिक सर्वे जिसने बताया है कि हम सरकार, जैसे आप इकोनॉमिक एडवाइज़र स्वयं बोल रहे थे, हमें ईज़ ऑफ लिविंग प्रमोट करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करना पड़ेगा। सरकार का दबाव भी हो जहाँ आवश्यक है रेगुलेशन में, सरकार का अभाव भी हो जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप हो, जहाँ आदमी को स्वयं मार्केट और बाजार देखनी है, और सरकार का प्रभाव भी हो, कारण गरीब हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, जिनको ऐतिहासिक रूप से जिनके पास मार्केट में उनके योगदान नहीं है, उनको मार्केट से जोड़ने का जो प्रयास कर रहा है, तभी हमारा ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास दोनों संभव होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अब आज की तारीख में हमें विकसित भारत बनाने की एक तड़प होनी चाहिए, हर युवा के अंदर होनी चाहिए, समाज के हर तबके के अंदर होनी चाहिए, तभी जाके हम विकसित भारत का निर्माण शीघ्रता से और अच्छे तरीके से, जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण उन्नति या सर्वमंगल मांगल्य की भावना से कर सकें। जी बिल्कुल, और ये जो विकसित भारत की संकल्पना है, इसी को परिलक्षित करता हुआ ये बजट साफ तौर पर नजर आया, जहां पर फोकस कई एरियाज पर तो था ही, लेकिन अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो कैसे उसे आर्थिक गति देनी है और इसे विकास के रोड मैप के साथ जोड़ना है, ये बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब, आप इस शो पर आए और आपने अपने विचार इस मन से साझा किए और इतने रोचक ढंग से हमें ग्रामीण विकास से जुड़ी तमाम बातें जो है वो बताई। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। तो यहाँ हमने बात की ग्रामीण विकास की, ये भी सोशल सेक्टर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आपका हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में 98,311 करोड़ रुपए के बजट का जो आवंटन है, मतलब इतना पैसा इसका प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन क्या इम्पोर्टेंट रहा हेल्थ के लिहाज से,
वो हम आपसे साझा करते हैं, क्योंकि देश की जो सेहत है वो दुरुस्त रहनी चाहिए। अब वो कैसे रहेगी? जो सभी ज़िला अस्पताल है वहाँ पर डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्ष 2025-26 में ही आप समझिए 200 जो केंद्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे। और भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी कैसे जो मेडिकल टूरिज्म है और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देगी, यानी हील इन इंडिया। आप आइए और यहाँ पर आकर स्वस्थ होइए। दैट इज द मेन फोकस व्हेन वी टॉक अबाउट हील इंडिया। उसके बाद 36 ऐसी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनसे सीमा शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया गया है। पिछली बार ये आंकड़ा जो था वो सिर्फ जो था वो 3 दवाओं पर था। 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% हम कहें जो रियायती सीमा शुल्क है उन दवाओं की सूची में शामिल किया गया है। साथ ही अगर हम देखें तो रोगी सहायता जो कार्यक्रम है जो चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत जो विशिष्ट औषधियां हैं उनको भी छूट दी गई है। ये छूट इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित और सुगम बनाती है। और औषधि कंपनी द्वारा चलाए गए जो तमाम कार्यक्रम है वो निःशुल्क आपूर्ति करने पर उनको लाभ है। 13 नए रोगी सहायता प्राप्त जो कार्यक्रम है, यानी जो आप पेशेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उसमें 37 अन्य दवाओं को जोड़ा गया। और मेडिकल कॉलेजेस में भी अब 10,000 ज़्यादा सीटें जोड़ी जाएंगी। आपको याद होगा यूक्रेन ज़्यादातर लोग डॉक्टरी करने बच्चे जाया करते थे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था कि भाई क्यों यहीं पर सीटें क्यों ना बढ़ाई जाएं, यहीं पर क्यों उन्हें ये उन्नत सुविधाएं उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई क्यों ना दी जाएं। और अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमारे साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इंद्रानी कौशल जी जुड़ने वाली थी, लेकिन हमारे साथ रणदीप गुलेरिया साहब जुड़े हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स दिल्ली। गुलेरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि जब मैंने बजट में कैंसर डे केयर सेंटर्स की बात सुनी तो मुझे अपना वो वक्त याद आ रहा है। मेरी मदर कैंसर से पीड़ित थी और तब कीमोथेरेपी के बाद आपको एकदम घर जाना है तो आपको लगता था कि कुछ होनी चाहिए थी एक व्यवस्था, और ये व्यवस्था, ये दर्द शायद वित्त मंत्री साहिबा को भी समझ में आया और ये डे केयर सेंटर्स कहीं ना कहीं तमाम उन कैंसर मरीजों के लिए राहत का काम करेंगे। बिल्कुल सही। मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो बढ़ रही हैं, जिसमें कैंसर सबसे ज्यादा है, डायबिटीज भी है, हार्ट की डिजीजेज भी हैं। और कैंसर में जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो शुरू में एक टर्शरी केयर सेंटर में आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का डिसीजन हो जाता है। बाद में जो कीमोथेरेपी है उसके लिए मरीज को बार बार उस हॉस्पिटल में आने की जरूरत पड़ती है, जिसमें खर्चा भी ज्यादा होता है, मुश्किलें भी ज्यादा होती हैं। अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डे केयर कैंसर सेंटर बन जाएगा तो इससे ये सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी और पेशेंट्स को वहीं पर अपना रेगुलर ट्रीटमेंट हो पाएगा, जो घर के पास होगा, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ और ओवरऑल ट्रीटमेंट में भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये नेटवर्क सा बन जाएगा, जिसमें केयर, शुरू का केयर जो है वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल या बड़े अस्पताल में हो सकता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो ट्रीटमेंट होना है वो डे केयर सेंटर्स में आराम से हो पाएगा, जिससे पेशेंट का खर्चा भी कम होगा और इलाज भी बहुत अच्छा हो पाएगा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो मुझे समझ में आया डॉक्टर गुलेरिया, वो ये था कि जो गिग वर्कर्स हैं, यानी जो ऑनलाइन काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको भी अब आयुष्मान भारत और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका लाभ मिलेगा। सोशल सेक्टर में जब हम हेल्थ की बात करते हैं उस लिहाज से ये जो विस्तारीकरण है ये कितना अहम आप मानते हैं? बिकॉज हेल्थ इज फॉर ऑल, उसमें ये नहीं है कि आप कितने छोटे या बड़े हैं। उस लिहाज से इस कदम को कितना दूरदर्शी मानते हैं आप? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज फॉर ऑल जैसे आपने कहा, और हेल्थ इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सब जो वर्ग हैं, चाहे वो गिग वर्कर्स हों चाहे और लोग हों, उनको हम इस आयुष्मान भारत के दायरे में लाएं, जिससे हेल्थ केयर जो है उनके लिए एक बोझा ना बन जाए एंड दे गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर बिना खर्चे के। तो मेरा ये मानना है कि हमें और से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत के जो स्कीम है उसमें लाना चाहिए, जिससे उनको फायदा भी हो, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो, और ये एक बहुत बड़ा कदम है उस डायरेक्शन। चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गई हैं
उनका भी तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ इंद्रानी कौशल जी जुड़ी हुई हैं, सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंद्रानी जी बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि हील इन इंडिया का जिक्र भी वित्त मंत्री साहिबा ने जब हेल्थ के बजट की बात की तो करा। हील इन इंडिया कैसे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा और ये कितना बड़ा एस्पेक्ट है हेल्थ के लिहाज से? एक्चुअल बेसिकली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि वन अर्थ वन हेल्थ, और जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। मेडिकल टूरिज्म हमारा आयुष एक हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत ही भारत में इसके लिए बहुत बाहर से विदेशी पर्यटक आते हैं जो कि मेडिकल टूरिज्म करते हैं। और हमारा जो मेडिसिन ट्रीटमेंट जो होता है इंडिया में, भारत में, अगर आप पीपीपी डॉलर पैरिटी के हिसाब से देखें काफी सस्ते दौर पे हो जाती है। तो हमारे इंडिया का जो एडवांटेज है कि हमारे पास ट्रेडिशनल ट्रेंड मतलब ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, और अफोर्डेबिलिटी जो कि हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन इंडिया इज 2 to 3 times लोअर एज कंपेयर टू वेरियस ज्योग्राफीज। तो हम इसी पे काम कर रहे हैं। और बहुत अहम आपने कहा इंद्रानी जी कि कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, और इसीलिए जो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 है, ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, बहुत संक्षिप्त में? एक्चुअली न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर हम जो जच्चा और बच्चा है उनको हम पोषण के ऊपर फोकस करें, और जो कि सक्षम आंगनवाड़ी बेसिकली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है, बट न्यूट्रिशन को अगर ठीक तरह से टैकल किया जाए, अ लॉट ऑफ द डिजीजेस आर टेकन केयर ऑफ अर्ली ऑन इन द गेम, एंड दैट्स व्हाई एक जो जच्चा बच्चा मतलब एक बच्चा ही विल नॉट बिकम सिवियरली मैलनरिश्ड एंड he will not be prone to the diseases। बिल्कुल, देश के नौनिहालों तक पोषण पहुंचे, उसके लिए सरकार ने 2.0 और ये एक समावेशी समुचित बजट रहा जिसमें कोशिश यही की गई कि इन तमाम वर्गों का ध्यान रखा जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है, बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, मैं जानती हूँ कि हेल्थ एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, फिर कभी जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इन तमाम विचारों को हमसे साझा करने के लिए। तो इस पूरी सीरीज में कोशिश यही रहेगी कि तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जो आवंटन किए गए, कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं अगर समझ में भी आई तो इन शोज के माध्यम से आप समझ पाएं। फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे के स्पेशल एडिशन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सेक्टर, उसके प्रावधान और उसकी अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े सवालों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।